बच्चों 12th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी जो आपने स्टार्ट करी उसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपने स्टार्ट करा है। 11th क्लास का, 9th और 10th क्लास का मैं पीछे लिखवा चुका हूं, आप लोग उसको रेफर कर लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? आप एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो दूसरे इवेंट की प्रेजेंस में। लाइक आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे, अगर एफ तुम्हारा दे रखा है तो एफ की प्रेजेंस में आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ई बाय एफ, इसको डिनोट करते हैं ई बाय एफ से। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन प्रेजेंस ऑफ एफ, या तो ये होगा इसका मतलब, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज गिवन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर एफ आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो पी ई बाय एफ का ये तीन मतलब है, इन तीनों में से कोई एक मतलब होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इस पे बेस्ड आपने पूरी 13.1 एक्सरसाइज खत्म करी है, अकेले इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, इसके मैंने आपको एग्जांपल एक्सरसाइज सब बता दिए थे, मैंने डाउट भी बता दिए थे इसको। इसके बाद फिर जो हमारी अगली क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, जो लास्ट क्लास हुई थी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? मैंने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था आपका पी ई बाय एफ का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे जो डिवाइड में है बेटा ये इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो टर्म डिवाइड में बेटा इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी दिस इनटू दिस, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यस, अब अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाए, देन ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाता है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया। इसके बाद में आपका था बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? कोई कुछ बोल रहा है बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? अगर किसी को बोलना है पहले भाई रेज हैंड करेंगे देन बोलेंगे, है ना? अपने माइक ऑफ रखेंगे सारे बच्चे, सबसे रिक्वेस्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है बेटा? अगर दो इवेंट जिसके अंदर कुछ कॉमन ना आए, लाइक अगर उन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन पाई आ जाता है, देन ए एंड बी को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जानते हो। और अगर ऐसा होगा तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा आपकी जीरो होती है। ये मैंने लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट करवाया था। एक एग्जॉस्टिव इवेंट भी होता है लास्ट, वो भी देख लेते हैं बेटा। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? अगर ए यूनियन बी आपका निकालने पे पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है, तो ऐसे इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। और एग्जॉस्टिव इवेंट में अगर आप ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपका हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी तक बताया। बेसिक दो तीन फॉर्मूले थे जिनके बेस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के जो 13.2 में डाउट्स हैं वो एक बार जरा मुझे चैट टू एवरीवन में भेजेंगे। 13.2 के जो डाउट्स हैं चैट टू एवरीवन में भेजेंगे जल्दी से, क्विकली। हम पहले वो डाउट डिस्कस करेंगे, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और आज कोशिश करेंगे आधा चैप्टर खत्म करने की भी। चैट टू एवरीवन में भेजेंगे भाई, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। पहले एक्सरसाइज की बात करेंगे, बाद में एग्जाम्पल की बात करेंगे। हाँ जी, देख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या बोला है। 13.2 मैं एक एक करके लिख लेता हूँ, आपके डाउट्स लिख लेता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी 15 जुलाई 2020। और बेटा ये फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री के अंदर जब मेरे पास 10th और 12th दोनों एक ही साल में 100 मार्क्स वाले निकले। वरना अदरवाइज 10th के जिस साल आते थे 100 वाले, उस साल 12th के नहीं आते थे, और जिस साल 12th के नहीं आते थे 12th के आते थे, उस साल 10th के नहीं आते थे। इस साल पहली बार हुआ ऐसा कि 10th और 12th दोनों 100 मार्क्स
वाले निकले मेरे पास से इस वाली बात। चलिए ठीक है, डाउट्स देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत तारीफें हो गई आज मेरी। तीसरा, 12वां, 14वां, 18वां देख लेते हैं। 3, 12, 14, 18, 11th का 4th। ओके, 11th का 4th है। 12th 3 भी है आपका, 3 ले लिया बेटा मैंने। 11th, 14, 12th ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। फिर 4th ले लिया मैंने, 18 भी ले लिया मैंने, बिल्कुल ले लिया है। 7th भी आपका डाउट, 7th भी ले लेते हैं, ठीक है। 14, 16, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 1, 12 भी है, 1 भी है आपका, ओके। फिर 14 का सेकंड पार्ट, 7th का 2। चलिए वो 7th का 2 देख लेते हैं, चलिए ओके। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फाइन। जो बचे हुए डाउट होंगे वो मैं देख लूंगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है भाई, दैट इज 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। अगर ए एंड बी आपके पास इंडिपेंडेंट है भाई, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इट विल बी पी ए इंटू पी बी होगा, है ना। वाई? बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, पी ए की वैल्यू 3/5 है और ये 1/5 है। यार ये कैलकुलेशन कर लेना, 3/25 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार जरा। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देता हूँ। 2 किसी ने बोला नहीं है, बट एक बार मुझे लग रहा है कि बताना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 2 को। ये कह रहा है भाई 2 कार्ड आप निकाल रहे हो विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बच्चों, अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो नहीं बोलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में वो मेंशन करेगा वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, दोनों में समझा रहा हूँ। खास करके जो बच्चे आज फर्स्ट डे आ रहे हैं, अक्षत जैन, बेटा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है और विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान देना भाई, ये मेरे पास ना आगे एक पेन और, ये 4 पेन है भाई। 4 पेन दिख रहे हैं ना, मैंने अलग अलग कलर के खरीदे थे ताकि मैं तुम लोगों को अच्छे तरीके से डिजाइन बना बना के पढ़ाऊं। 4 पेन है भाई तुम्हारे पास, मुझे 2 पेन निकालने हैं। पहला विद रिप्लेसमेंट, 2 पेन निकालने विद रिप्लेसमेंट। पहला पेन निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। पहले मैं रेड आने, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, मतलब चारों कलर है मेरे पास। रेड पेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, मैंने इसको वापस रखा, अब मैं दूसरा पेन निकाल रहा हूं। अब ग्रीन पेन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगेन 1/4, क्योंकि ये भी 1 है, 1/4 होगी। दिस इज विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक निकाला, दूसरा निकालने के लिए पहले आप पहले को वापस रखोगे, देन दूसरा निकालोगे आप। तो ये विद रिप्लेसमेंट है, जिसके अंदर टोटल आपका हमेशा सेम रहता है। व्हाट इज विदाउट रिप्लेसमेंट? मैंने 2 पेन निकालने हैं, पहला पेन निकाला रेड, प्रोबेबिलिटी 1/4, निकाल के साइड में रख दिया, इनमें नहीं रखा मैंने। अब ग्रीन पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट विल बी 1/3। टोटल आपके 3 थे, अब है ना, एक कम हो गया आपका, तो अब ग्रीन पेन आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। तो ये दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट, और पहला वाला विद रिप्लेसमेंट, जब हमने वापस रख दिया उस चीज को। तो यही कॉन्सेप्ट अब आपका कार्ड में चलेगा भाई। कार्ड में कह रहा है भाई मुझे 2 कार्ड निकालने हैं 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल के वापस नहीं रखना है। विदाउट का मतलब होता है भाई वापस नहीं रखना, सिंपल सा हिंदी में मतलब है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको निकालना है दोनों के दोनों कार्ड आपके ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। कितने कार्ड ब्लैक होते हैं दीपांशु बेटा? ताश की गड्डी में कितने कार्ड ब्लैक होते हैं? सर 26।
26। तो पहला कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1/26। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए बेटा। सर 1/26। 1/26। 26। 1/26, चलिए ठीक है। आपको ना दोबारा से 9th क्लास पढ़ानी पड़ेगी बेटा मुझे। आप 9th क्लास में वापस जाएंगे, 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी दोबारा पढ़ेंगे आप। मैंने आपको 9th क्लास के अंदर बताया था। 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था बेटा? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल नंबर ऊपर रहेंगे, टोटल नंबर नीचे रहेंगे। अब भाई मैंने कहा तुम्हें ताश की गड्डी में से पत्ता निकालना है ना? तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये बताइए भाई, अगर मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं तो ब्लैक फेवरेबल कितने केस थे ब्लैक के, दीपांशु? सर 26। तो 26 ऊपर आएगा ऑब्वियसली। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने थे? टोटल कितने केस थे आपके पास? 52। हाँ जी। सर 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी पहला कार्ड ब्लैक आने की? सर 26/52। थोड़ा तेज बोलिए ताकि बाकी बच्चों को सुनाई दे। सर 26/52। 26। तो आपने 1/26 क्यों बोला बेटा? ये वाला फॉर्मूला भूल गए थे क्या आप? है ना बेटा, प्रोबेबिलिटी बस ये छोटे छोटे फॉर्मूले का ही कनेक्शन है। जो 9th क्लास से चल रहा है वही आपका 12th क्लास तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास में आपने 26/52 पढ़ा तो 12th क्लास में 1/26 हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ बेटा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये सारे बच्चे भाई, ये मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं जो दीपांशु ने करी। ठीक है ना, तो इसलिए सब ये मैंने इसलिए तुम्हें डिटेल में समझाया। तो दोनों कार्ड ब्लैक हो तो पहला कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी दीपांशु ने बोला 26/52 इनटू, अब जो आपने कार्ड निकाला उसे वापस नहीं रखा, तो अब कितने ब्लैक कार्ड बचे? टोटल ब्लैक कार्ड कितने बचे? 25। 25 अपॉन टोटल कितने बचे? टोटल ताश की गड्डी में कितने कार्ड बचे? 51। तो सेकंड कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अगर यहाँ पे मैं थर्ड कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालता तो तीसरा कार्ड भी निकालता तो क्या होती भाई, बताना जरा दीपांशु। सर 24/50। थोड़ा तेज बोलो यार प्लीज। सर 24/50। समझ में आ गया ना? विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो बोथ यस कार्ड सर। पहला कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 इंटू 25/51, दूसरा कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। सॉल्व कर लेना, वो मुझे नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी तुम्हारा डाउट है। ये कह रहे हैं भाई एक बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स है आपके पास, इसके अंदर कुछ ऑरेंजेस हैं जिसमें टोटल 15 ऑरेंज है भाई। 15 ऑरेंज के अंदर ये कह रहे हैं कि 12 आपके पास गुड है और 3 आपके पास बैड है। अब इसको, इसमें से हम क्या करते हैं, रैंडम चेकिंग करते हैं। रैंडम चेकिंग, हम 3 ऑरेंज निकालते हैं रैंडम चेकिंग में। अगर तीनों के तीनों गुड आ गए तब तो ये वाला बॉक्स आपका सेल के लिए अप्रूव हो जाता है। बट अगर जो मैंने 3 निकाले उनमें से एक भी अगर आपका बैड आया तो सेल के लिए अप्रूव नहीं होगा आपका ये वाला बॉक्स। ये वाला बॉक्स आपका डिफेक्टिव कहलाता है। जनरली बच्चों ये एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसा होता है। जितने भी क्लोथिंग मार्केट होती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो कपड़े की मार्केट होती है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्ट्री आउटलेट होते हैं बेटा। हमारे इंदिरापुरम में भी खुला हुआ है फैक्ट्री आउटलेट, विनोद नगर में भी बेटा एक फैक्ट्री आउटलेट खुला हुआ है रावत जी का। तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर ना डिफेक्टेड पीसेस आते हैं। डिफेक्टेड पीसेस का मतलब क्या है कि रैंडम चेकिंग होती है पूरे लॉट के अंदर से। जैसे 50 या 100 का शर्ट का लॉट है तो हम क्या करते हैं 5 शर्ट निकालेंगे, पांचों की पांचों शर्ट अगर सही आ गई तब तो वो पूरा 50 शर्ट का लॉट जो है वो एकदम अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। बट अगर उस 5 जो आपने सैंपल निकाले उसमें से अगर एक भी शर्ट खराब आई ना तो पूरी 50 शर्ट का लॉट को आप रिजेक्ट कर देते हो, वो आप अप्रूव नहीं करते सेल के लिए। फिर ये फैक्ट्री आउटलेट वाले क्या करते हैं, वहां से उनको कम दाम पे उठा के फिर अपने यहाँ पे लोगो लगाकर बेचते हैं फिर ये लोग।
तो वही यहाँ पर कह रहा है कि भाई 15 ऑरेंज है, 15 ऑरेंज में से 12 ऑरेंज गुड है, 3 ऑरेंज बैड है, इनमें से 3 आपको ऑरेंज निकालने हैं। अगर तीनों के तीनों गुड आ गए 1 बाय 1 यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, तीनों गुड आ गए तो ये बॉक्स आपका सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये बॉक्स आपका अप्रूव हो जाए सेल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। भाई सेल के लिए अप्रूव कब होगा? जब पहला वाला गुड आए। तो पहले वाला गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ भाई, पहला वाला गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अक्षत जैन? सर थोड़ा तेज बोलेंगे भाई। सोच रहा हूँ। सोचिए सोचिए। सर अगर मतलब सही गुड की आएगी तो फिर वो 12/15 होना चाहिए। हाँ, तो पहला वाला गुड आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 12/15, बिल्कुल ठीक है। अमन जैन, सेकंड वाला गुड आया उसकी प्रोबेबिलिटी बता भाई। सर 11/14 11/14 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अभिषेक, तीसरा वाला भी गुड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 10/13 यानी कि मैंने तीनों गुड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और तीनों गुड आ जाएंगे तो बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, है ना। तो मैंने क्या करा, पहला भी गुड आया, दूसरा भी गुड आया और तीसरा भी गुड आया। पहला गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12/15, दूसरा 11/14, तीसरा 10/13। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसके बाद तुम्हारा 7th भी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक बार जरा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे। फाइन, 7th का सेकंड, चलो पूरा ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल रहा है इट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बोल रहा है ये P है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बोल रहा है इट इज 3/5 सॉरी। कह रहा है कि आपको P की वैल्यू बतानी है पहले केस में जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है MEE की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ भाई, आपको पता है अगर A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब क्या है? PA इंटरसेक्शन B क्या होगा? PA सॉरी ये 0 होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। PA इंटरसेक्शन भी 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। अब A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B की वैल्यू कितनी है? 3/5 पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B P है। सॉल्व कर लो बेटा, यहां से P आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, टेक एलसीएम 10 आ रहा है, 6 माइनस 5 तो दैट इज इक्वल टू 1/10। P की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 आ गई। सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की क्या खासियत होती है भाई? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपके पास P है तो इट विल बी P/2, राइट। बट फॉर्मूला क्या था PA इंटरसेक्शन B का, सॉरी PA यूनियन B का? इट इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B की वैल्यू 3/5 है, PA की वैल्यू 1/2 है, B की वैल्यू P है और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू P/2 है। तो सॉल्व कर लो यहां से P की वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको भाई? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, जिसका डाउट है खास करके वो रिस्पॉन्स जरूर करा करें। अगर किसी का डाउट है और मैं बता रहा हूं तो वो रिस्पॉन्स जरूर करें, समझ में आया नहीं आया। क्योंकि जिसको डाउट नहीं है उसको तो समझ में आ ही रखा है, जिसको डाउट था
वो जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद में 7वें के बाद में आपका है 11वां क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11। ओके 11th में भी फॉर्मूला लगेगा बेटा। ये कह रहा है ए एंड बी आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रखी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है 0.6। पहले केस में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। भाई ए एंड बी का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। अब अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा ना ये। वाई? बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ए एंड बी। पी ए मुझे दे रखा है 0.3 और पी बी दे रखा है 0.6, तो दैट इज इक्वल टू 0.18। सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों आपका पी ए बट नॉट बी। पी ए बट नॉट बी। ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, 11th क्लास के सारे फॉर्मूले हैं ये। तो मैंने बताया था ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3 और ए इंटरसेक्शन बी ऊपर निकाल लिया माइनस 0.18, तो इट विल बी 0.12। थर्ड पी ए और बी। ए और बी, ए और बी का मतलब होता है बच्चों ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 0.3, पी बी की वैल्यू 0.6, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.18, तो इट विल बी 0.9 माइनस 0.18, तो इट विल बी 0.72। फोर्थ पार्ट है इसका नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है 0.72, तो ये आ जाएगा 0.28। तो नाइदर ए नॉर बी आपके पास ये आ गया। सिंपल सिंपल से फॉर्मूले था और कुछ नहीं था इसके अंदर। हाँ जी, ये पूरा इस क्वेश्चन ने पूरी 11th क्लास आपको रिवाइज करवा दी। फिर इसके बाद में तुम्हारा डाउट आया 11th के बाद में 12th। भाई क्वेश्चन नंबर 12 एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे। A die is tossed thrice. एक die को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं। Find the probability of getting an odd number at least once. Odd number at least once आपका आना चाहिए। die को भी 3 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। Probability of getting odd number at least once। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना, कम से कम एक बार ऑड नंबर आना चाहिए। तो एक बार ऑड नंबर आना चाहिए इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑड नंबर, ये भी हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑड नंबर, ये भी हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑड नंबर। अगर मैं 3 बार टॉस कर रहा हूं तो कम एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है तो एक ऑड भी हो सकता है, 2 भी ऑड हो सकते हैं और 3 ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक ऑड आएगा तो उसके क्या क्या केस बनेंगे? जब एक ऑड आएगा हो सकता है पहला ऑड आए, दूसरा इवन, तीसरा इवन। अगर मैं डाई को 3 बार टॉस कर रहा हूं तो एक ऑड कितनी बार आ सकता है? पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा इवन। पहला इवन, दूसरा ऑड, तीसरा इवन, ये आएगा ना। या पहला भी इवन आ जाए, दूसरा भी इवन आ जाए, तीसरा ऑड आ जाए। अगर मैं डाई को 3 बार टॉस कर रहा हूं, एक बार ऑड आएगा तो ये 3 केस बनेंगे आपके। पहली बार ऑड आ जाए, दूसरी बार इवन, तीसरी बार इवन, पहली बार इवन, दूसरी बार ऑड, तीसरी बार इवन, पहली बार इवन, दूसरी बार इवन, तीसरी बार ऑड। तो ये एक ऑड का है। जब 2 ऑड आएंगे तो उसके क्या क्या केस बन सकते हैं भाई? पहला ऑड, दूसरा ऑड, तीसरा इवन, पहला ऑड, इवन, ऑड, फिर पहला इवन, फिर ऑड, फिर ऑड, है ना। तो ये सारे केस बनेंगे जब 2 ऑड नंबर आएंगे। और जब तीनों ऑड नंबर आ जाए, पहला भी ऑड आ जाए, दूसरा भी ऑड आ जाए, तीसरा भी ऑड आ जाए, तो अकेला ये एक केस होगा।
एक ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर और 3 ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर का एक ही केस होगा। तो जरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें भाई। डाई को एक बार टॉस करो, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/6 1/2 होती है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, फिर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है ना। इवन 3/6 होता है ना बेटा, 1/2 आएगा। ऐसे कितने केस हैं? 1 2 3, तो इनटू में 3 आ जाएगा। प्लस पहला ऑड 1/2, दूसरा ऑड 1/2, तीसरा इवन 1/2। ऐसे कितने केस हैं? 1 2 3। ऐसे भी 3 केस है भाई। या जब तीनों ऑड आ जाए, तो पहला ऑड आए, दूसरा ऑड आए और तीसरा ऑड आए, ऐसा एक केस है। तो क्या आ रहा है सबके नीचे? अपॉन में 8 आ रहा है। 3 यहां पर आया, इसका भी 3 आएगा और इसका 1 आएगा। तो आंसर विल बी 7/8। तो कम से कम एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 7/8। ठीक है, चलो ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया, मैं दोनों मेथड बताता हूँ। एक शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। और अगर मुझे ऑड नंबर एटलीस्ट एक बार चाहिए भाई, कम से कम एक बार ऑड नंबर चाहिए ना, एटलीस्ट वंस। तो अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों इवन ले लूं, तो अगर मैं 1 में से तीनों इवन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो कम से कम एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना भाई। हाँ, जब सारे के सारे इवन आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से माइनस कर दो। तो 1 माइनस पहला इवन आ रहा है 1/2, दूसरा इवन आ रहा है 1/2, तीसरा इवन आ रहा है 1/2। तो आंसर विल बी व्हाट? 1 माइनस 1/8, दैट इज इक्वल टू 7/8। देखो सेम आ रहा है। दोनों कर सकते हो आप, और आपको दोनों ही करने घर पे होमवर्क से। आई होप सबको समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चन है अभी हमारे पास बच रहे बेटा, मैंने बता दिया आपको 12th क्लास तक, मैंने आपको 12th क्वेश्चन तक डाउट बता दिए। रिमेनिंग डाउट्स हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर भी मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप एक बार दोबारा ट्राई करना, अब शायद आप लोग कर लो, और नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बोल देगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, देख लेना आप। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। होमवर्क जरूर करना बच्चों।